गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने 8th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 4 चैप्टर आप लोगों को पूरे करा दिए हैं। मैं आज 5वां चैप्टर शुरू कराने जा रहा हूँ। इन चैप्टरों में मैंने कृषि प्रबंधन वाला चैप्टर कराया, प्लास्टिक बहुलक वाला मैंने चैप्टर कराया आप लोगों को, उनके बाद में सूक्ष्म जीवों वाला चैप्टर कराया। इसके बाद में जो अपना जो अगला जो चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर दिया हुआ है इसको हम देखें, कोयला और पेट्रोलियम को जहाँ तक बात आती है तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, संसाधन होते क्या हैं? तो ऐसे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों उन्हें संसाधन कहते हैं। यानी कि मनुष्य के लिए ऐसे पदार्थ प्रकृति में बहुत सारे उपलब्ध हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, हमारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, वो सभी हमारे लिए क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मृदा, जैसे वायु, जल, पेड़ पौधे, वन्य जीव, वनस्पति, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है? मृदा। ये सभी हम लोगों के लिए क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। इनका हम उपयोग करते हैं। मृदा का उपयोग किया जाता है वनस्पति प्रदान प्राप्त करने के लिए, जल का प्रयोग करते हैं हम लोग पीने के लिए, प्रकाश का उपयोग हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, विटामिन प्राप्ति के लिए होता है, वन्य जीवों का प्रयोग होता है, जीव जंतुओं का हम लोग उपयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका हमारे लिए आवश्यकताएं होती है, या ऐसे संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों, वह ऐसे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों उन्हें संसाधन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, संसाधनों में बात आती है प्राकृतिक संसाधनों की। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हों। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं परिभाषा को। प्राकृतिक संसाधन क्या है? यानी कि ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मृदा, जल, वायु, प्रकाश, यानी कि ये सभी क्या है? प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन है। मिट्टी है, प्रकृति में हमें सीधे तरीके से प्राप्त होती है। जल है, हमें सीधे तरीके से प्राप्त हो रहा है। वायु हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है। प्रकाश हमें सीधे तरीके से प्राप्त हो रहा है। वन, पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं, वन्य जीव हमें दिखाई देते हैं, खनिज पदार्थ जो है वो भी हमारे लिए क्या है? संसाधन है। जैसे मृदा से विभिन्न प्रकार के खनिजों का हम लोग खनन करते हैं। खनन के दौरान कोयला, पेट्रोलियम, ये भी हमारे लिए क्या है? संसाधन है। डियर स्टूडेंट्स, तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? पहली परिभाषा बताई मैंने संसाधन की, यानी ऐसे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों उन्हें संसाधन कहते हैं। नंबर 1 परिभाषा। दूसरी परिभाषा आती है प्राकृतिक संसाधनों की। तो ऐसे पदार्थ जो हमें प्रकृति से सीधे तरीके से प्राप्त होते हों या प्रकृति से प्राप्त होने वाले पेय पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनके प्राकृतिक संसाधनों में यदि हम बात करें तो इनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 अक्षय प्राकृतिक संसाधन और नंबर 2 समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय का मतलब होता है जो समाप्त ना हो, जो हमें अनवरत रूप से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को प्राप्त होते चले जाएं, जो लंबे समय तक वातावरण में प्रकृति में बने रहते हैं, ऐसे पदार्थ अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स परिभाषा को। अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं के लिए लंबे समय तक प्राप्त होते हैं और कभी समाप्त नहीं हो, उन्हें हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, मृदा, जल, ये सभी क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जिनका उपयोग हम लोग लंबे समय तक करते हैं। दूसरा आता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन या क्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय और क्षय, क्षय का मतलब क्षरण होना, समाप्त हो जाना। डियर स्टूडेंट, तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन बाद में समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में जैसे वन, पेड़ पौधे, हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजाना क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधों को काटते चले जा रहे हैं, जिससे वातावरण में टेम्परेचर बढ़ रहा है। प्रकृति के अंतर्गत पेड़ पौधों की कमी होने से ऑक्सीजन की कमी आ रही है, वैश्विक ऊष्मीकरण की प्रक्रियाएं बढ़ती चली जा रही है, वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है।
तो हम क्या कर रहे हैं, समाप्त होने वाले संसाधनों में वन और वन्य जीवों को हनन करना, यानी इनका क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, एक तरीके से काट रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। उनके बाद में खनिज पदार्थों को खोद करके निकालना क्या होता है, खनिज होता है। और हम लोग खनिजों का उपयोग भी अपने लिए करते हैं। खनिजों में बहुत सारे खनिज आते हैं, जैसे लोहा इस्पात के रूप में काम में लिया जाता है, सोना चांदी ये सब खनिज है। इसके अलावा मृदा भी एक खनन का ही रूप होता है, मिट्टी यानी खनिज बनता है खनन से, और खनन शब्द का मतलब होता है जो खोद करके प्राप्त किए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। इनके अलावा कोयला और पेट्रोलियम, ये इस चैप्टर का मूल पॉइंट है, कोयला और पेट्रोलियम। ये जो है ये दोनों क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है, यानी जीवों के अश्म से प्राप्त, जीव जंतुओं के जीवों के अश्म, अश्म का मतलब होता है जीव प्लस अश्म, अश्म का मतलब होता है अवशेष। डियर स्टूडेंट, अश्म का मतलब क्या होता है, अवशेष। किसके, जीवों के। जीवों में कौन आता है, पेड़ पौधे व जीव जंतु, ये दोनों ही क्या है, जीव हैं, सजीव कहलाते हैं। पेड़ पौधे भी सजीवों में आते हैं और जीव जंतु भी सजीवों में आते हैं। तो ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है जिनमें वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आते हैं। बात आती है कोयले की। कोयला हम सदियों से उपयोग करते चले आ रहे हैं, कोयले का उपयोग। और कोयले का जो मूल उपयोग है, जैसे हम शुरुआत में जैसे भाप के ईंधन के लिए किया गया, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऊष्मा प्राप्ति के लिए हम लोग कोयले का उपयोग करते हैं। बात आती है कोयले की कहानी की। तो कोयले की जो स्टोरी है एज ए कोल स्टोरी, तो कोयले की जो कहानी है वो क्या है कि अत्यधिक ताप प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 300 मिलियन आफ्टर, पहले लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ कि प्रकृति के अंतर्गत एक अत्यधिक मात्रा में बाढ़ आई। और बाढ़ आने के दौरान संपूर्ण पेड़ पौधे वन क्या हो गए, बाढ़ के उसमें नीचे मृदा के अंतर्गत दब गए। दबने के बाद में इन वनों का क्या हो गया, धीरे धीरे संपीड़न हो गया, यानी एक स्थान पर आकर के इकट्ठे होते चले गए। संपीड़न हुआ, संपीड़न होने के बाद में उच्च ताप और दाब, मृदा के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में जब तापमान बढ़ा, इसके ऊपर दाब लगने लगा और तापमान बढ़ने लगा, तो उच्च और ताप दाब के कारण ये किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। तो कोयले में परिवर्तित हो गए, इसका उपयोग हम अब क्या करते हैं, खनन के दौरान निकालते हैं। इनको कोयले को खोद करके प्राप्त किया जाता है, यानी खनन क्रिया अपनाई जाती है, तब जाके कोयले का निर्माण किया जाता है। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व प्रकृति के अंतर्गत एक बाढ़ उत्पन्न हुई, जिसके कारण है ना, ये प्रकृति में जो व्याप्त पेड़ पौधे थे ये सभी बाढ़ में नीचे मृदा के अंतर्गत दबते चले गए। और कालांतर वर्ष के बाद में, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में इनका क्या हुआ, बाढ़ के कारण शरीर में संपीड़न पैदा हुआ। संपीड़न मतलब होता है इकट्ठा करना, कंप्रेस करना। ये धीरे धीरे इकट्ठे होते चले गए, और इकट्ठे होने के बाद में ये मृदा के अंतर्गत नीचे अत्यधिक उच्च ताप और उच्च दाब, अत्यधिक तापमान बढ़ा मृदा में, और अत्यधिक दाब के कारण एक दूसरे पर परत के रूप में स्थापित होते चले गए, उच्च ताप और दाब के कारण। और ये पेड़ पौधे, मृदा, वनस्पति जो थी, ये सभी किस में परिवर्तन हो गया था, कोयले में परिवर्तन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, कोयले का निर्माण के बारे में पूछा जाता है, तो हम कोयले के निर्माण में सीधा चलेंगे। कोयला एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रकृति में खोद करके खनन के द्वारा निकाला जाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व प्रकृति में आई भयंकर बाढ़ के कारण प्रकृति में उपस्थित पेड़ पौधे सभी मृदा के नीचे दबते चले गए। दबने के बाद में इनमें संपीड़न पैदा हुआ। संपीड़न होने के बाद में लंबे समय उपरांत उच्च ताप और दाब के कारण ये पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए, जिनका हम क्या करते हैं, खनन करते हैं, और कोयले को खनन के द्वारा निकाला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन मात्रा होती है, कार्बन अंश होता है। और मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा, मृत वनस्पति यानी कि जो समाप्त हुए पेड़ पौधे हैं, मृत वनस्पति यानी कि जो समाप्त हुए पेड़ पौधे हैं, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को, जो धीमा प्रक्रम हुआ उसमें कोयले में परिवर्तन हुआ। कोयले में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है। कार्बनीकरण कहा जाता है क्योंकि वनस्पति के अवशेषों से मिलकर के बना है, इसलिए वानस्पतिक कार्बनीकरण कहते हैं। प्रकृति में कोयला जो होता है, इस कोयले से विभिन्न प्रकार के पदार्थ खनन किए जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। इन पदार्थों में कोक, कोलतार और कोयला गैस होती है, जिसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। डियर स्टूडेंट्स, कोक होता क्या है, कोक एक कठोर पदार्थ होता है डियर स्टूडेंट्स, जो सरल होता है, इसमें छोटे छोटे
रंध्र पाए जाते हैं। काला पदार्थ होता है ये, जैसा कि कोयला काला होता है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो कोक कैसा होता है, कठोर होता है, सरंध्र यानी कि छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, काला पदार्थ होता है और ये कार्बन का अत्यधिक शुद्ध रूप होता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से इसका उपयोग इस्पात के निर्माण में किया जाता है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं, भाप के इंजन बनाने के लिए, कि भाप के इंजन चलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो इनका उपयोग ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मात्रा में औद्योगिक निर्माण से इस्पात प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये स्टूडेंट इसके बाद में बात आती है कोलतार की, और कोलतार जो होता है ना, इसलिए अप्रिय गंध वाला होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है जो हम लोगों के लिए अच्छी नहीं लगती, अप्रिय, जो हमें प्रिय ना हो, अच्छी ना लगे। तो कोलतार जो होता है ये कैसा होता है, अप्रिय गंध वाला पदार्थ होता है। लगभग 200 पदार्थों का इसमें मिश्रण होता है। इसका निर्माण, इसके द्वारा इसका जो उपयोग है वो इस्पात में भी किया जाता है, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक उद्योग में भी किया जाता है, छत निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। उनके अलावा लगभग मौत और कीटों को भगाने के लिए नेपथलीन की जो गोलियां बनाई जाती हैं, यानी कीटनाशक रूप होता है, कीटों को भगाने का कार्य करता है डियर स्टूडेंट। तो ये मौत और कीटों को भगाने में भी कारगर साबित होता है, इनको भगाने का कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोलतार का उपयोग, तो ये कोयले से उत्पन्न होने वाला दूसरा पदार्थ था कोलतार। इसके बाद में तीसरा आता है कोयला गैस। डियर स्टूडेंट, कोयला गैस जो है इसका उपयोग बहुत साल पहले कोयला गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी प्रदान करने के लिए किया गया। सबसे पहले लंदन में 1810 ईस्वी में सबसे पहले रोशनी प्राप्त करने का कार्य कहाँ हुआ, लंदन में 1810 ईस्वी में सड़कों पर रोशनी प्राप्त करने के लिए किया गया। उसके बाद में न्यूयॉर्क में भी सड़कों पर रोशनी प्राप्त करने के लिए 1820 में इसका कोयला गैस का उपयोग किया गया। लेकिन आजकल इसका जो उपयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो किया जाता है मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऊष्मा प्राप्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है कोयला गैस का। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें हम लोगों ने, मैं फिर एक बार इसको आप लोगों को रिपीट करके बता देता हूँ। यहाँ तक का जो टॉपिक है कोयला और पेट्रोलियम में, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि संसाधन क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधनों में मुख्य रूप से बात आती है प्राकृतिक संसाधन की। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और क्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन अर्थात लंबे समय तक जो समाप्त ना हो, जो हमारे लिए लंबे समय तक काम में लिए जा सके, उन्हें हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य का प्रकाश, वायु, मृदा, जल, ये सभी क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। इनके बाद में क्षय प्राकृतिक संसाधन। क्षय प्राकृतिक संसाधनों की बात आती है तो इनमें वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम इनका उपयोग होता है। कोयला पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्यों कहा जाता है जीवाश्म ईंधन? क्योंकि जीवों के अवशेषों से, मृत अवशेषों से हम लोगों को ये प्राप्त होते हैं। या जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो ऐसा ईंधन जो जीवों के मृत अवशेषों से प्राप्त किया जाता हो उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला क्या होता है डियर स्टूडेंट? कोयला एक कार्बनिक रूप है जो ऊर्जा प्राप्ति के लिए काम में लिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जा प्राप्ति करने का उपयोग था। कोयले का निर्माण किस तरीके से हुआ? तो कोयले के निर्माण में कार्बन का एक रूपक होता है कोयला। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले प्रकृति में अत्यधिक बाढ़ उत्पन्न होने के कारण प्रकृति से पेड़ पौधे जो थे ये सभी बह करके मृदा में जम गए, उनका संपीड़न हुआ। संपीड़न होने के बाद लंबे समय बाद प्रकृति के अंतर्गत अत्यधिक ताप और उच्च दाब के कारण ये पेड़ पौधे जो थे वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए, जिनका हम आज खनन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बाद में आता है डियर स्टूडेंट, कोयले का मुख्य रूप से जो रूपांतरण होता है वो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले को परिवर्तन करने की क्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। यानी कि कोयले का जो निर्माण हुआ धीमे तरीके से, वो क्या था, कार्बनीकरण था, और ये वनस्पतिक अवशेषों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। कोयले से प्राप्त होने वाले पदार्थों की बात की जाती है तो उनमें कोक, कोलतार और कोयला गैस आते हैं। जिनमें कोक की बात की जाए तो ये कठोर सरंध्र काला पदार्थ होता है, शुद्ध रूप होता है कार्बन का, और औद्योगिक रूप से इस्पात के निर्माण में इसका और ऊर्जा प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
इसके बाद में दूसरा आता है डियर स्टूडेंट्स कोलतार। कोलतार जो होता है एक अप्रिय गंध वाला पदार्थ होता है जब वो 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। मौत व कीटों को भगाने के लिए इसमें नेफ्थेलिन की जो गोलियां बनाई जाती हैं, कीटनाशक का कार्य करता है, कीटों को भगाने का कार्य करता है। इस्पात निर्माण में किया जाता है, प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है, छत निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, कोलतार का उपयोग किया जाता है, सड़क निर्माण में कोलतार का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है डियर स्टूडेंट्स कोयला गैस। कोयला गैस जो है इसका कोयले के खनन के दौरान कोयला गैस प्राप्त होती थी। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले कोयला गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी प्राप्त करने के लिए लंदन में 1810 में किया गया। इसके बाद में 1820 में न्यूयॉर्क में भी कोयले के निर्माण के अंतर्गत इसमें सड़कों पर रोशनी प्राप्त करने के लिए किया गया। लेकिन आजकल इस कोयले का जो उपयोग है वो ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऊष्मा प्राप्ति के लिए अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे पेट्रोलियम आता है, पेट्रोलियम का टॉपिक हम कल कराएंगे। धन्यवाद।